हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक नया दिन है, नई सुबह है, तो एक नई शुरुआत करते हैं और अपने पहले स्लॉट को तैयार करते हैं। तो पहले स्लॉट मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट से लिया है, जो कि 4:30 बजे स्टार्ट हो चुका है मेरा। और हिस्ट्री सब्जेक्ट को तैयार करने में आजकल मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है। और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं पूरे दिन ही हिस्ट्री को पढ़ लेती हूँ। ऐसे यूजुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी मेरा मन करता है, रूटीन चली हुई होती है तो वो एक रूटीन में चल जाता है। तो आज मैंने सिर्फ यही काम किया है, आज मैंने पूरे दिन हिस्ट्री को पढ़ा है। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या एक ही सब्जेक्ट को पूरे दिन पढ़ा जा सकता है। हाँ, अगर आपके पास आपको कभी कभी इंटरेस्ट होता है कि आज हम जो काम कर रहे हैं बस उसी को आज कंप्लीट करते हैं। क्योंकि मेरा जो ये टॉपिक है ना, इस टॉपिक को मैंने स्टार्ट किया है, जो एक किसान आंदोलन है इस तरीके से, या जनजाति आंदोलन है, ये वाला एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और इसको मैंने करने के लिए सोचा है आज कंप्लीट। तो ये आज मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी, इस वाले चैप्टर को। उसके बाद इसके क्वेश्चंस बैंक। और हाँ, मैंने इसमें क्या किया है, सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैंने इसमें किया है कि जितने भी क्वेश्चंस बैंक में जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं, उन सभी को मैंने पहले सोल्व किया है। मैंने देखा है कि किस तरीके से पैटर्न से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यहाँ से। उसके बाद मैंने अपने टॉपिक को पढ़ा है, ठीक है। तो ये भी एक बेस्ट तरीका होता है कि अगर आप जिस भी टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको किन टॉपिक्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनको आपको अपने माइंड में रख के और माइंड में रख के ही आप उसमें तैयारी को करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लगाएंगे और क्वेश्चन बैंक जो है उसको ही देख के आपको अपनी तैयारी को आगे करना है। उसके बाद मैंने क्या किया, क्वेश्चन बैंक को करने के बाद मैंने इस चैप्टर को रीड किया है और पूरा इसको तैयार किया है। और जो मेन पॉइंट्स थे उनको मैं बीच में लिखती भी जाती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम है और आपको पता है मॉर्निंग में थोड़ा थोड़ा आलस भी रहता है। तो मैं क्या करती हूँ कि स्पेशली जो भी टॉपिक तैयार कर रही हूँ तो एक रफ़ पेपर लेती हूँ और रफ़ पेपर पे जो भी मेन पॉइंट्स आते जाते हैं उनको लिख लेती हूँ। उससे होता क्या है कि आपका माइंड और आपकी बॉडी जो है वो मतलब काम करते रहते हैं, मतलब वो दोनों ही मोशन में रहते हैं। आप मतलब ऐसे फील नहीं करते कि आपको बोरियत फील हो रही है, ठीक है। और आपको नींद भी कम आती है, ठीक है। इस तरीके से आपको आलस नहीं आएंगे और अपनी पढ़ाई में आप कंटिन्यूटी बना सकते हो। तो ये एक मेरा रूल है कि जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो उसमें की पॉइंट्स को लिखती रहती हूँ। उससे आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों ही अलर्ट रहते हैं और इस तरीके से आप अपने आलस को कम कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मॉर्निंग में आपको पता है थोड़ा पढ़ने के बाद आपको नींद दोबारा आ जाती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही काम मैंने आज किया है सुबह से और शाम तक का, ये मेरा रूटीन था आज का। और हिस्ट्री में जब मैंने ये अपने क्वेश्चन बैंक कर लिए थे और उसके बाद मैंने जब अपने पूरे चैप्टर को पढ़ लिया, तो फिर मैंने क्या किया, उसके बाद दोबारा से मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को फिर से पढ़ा। रीज़न क्या है कि पहले आपने इस तरीके से पढ़ा कि किस टाइप की क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, और फिर उसको आपने पढ़ा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, दोबारा से उन क्वेश्चंस को करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रियलिटी में आपने क्या पढ़ा था। और पढ़ने के बाद वो चीज़ें आपके माइंड में रहती है नहीं रहती है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे। तो एक बहुत सारा डिफरेंस होता है जब आप चैप्टर को पढ़ने से पहले आप क्वेश्चंस को सोल्व करते हो और जब आपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हो। तो कभी आप करके देखना, ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है अपने चैप्टर को अच्छे से लर्न करने के लिए। क्योंकि रीड तो आप कर ही लेते हो, अगर आपको चैप्टर लर्न करना है तो सबसे पहले क्वेश्चंस को सोल्व करिए, फिर चैप्टर को पढ़िए और फिर आप दोबारा से उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ बता सकती हूँ आपको कि आपको एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा अपनी लर्निंग में और अपने जो सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हो, जो टॉपिक तैयार कर रहे हो उसमें, ठीक है। और वो आपके परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसका रिवाइज़ करेंगे तो आपको करना क्या है, पूरे चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। जो भी टॉपिक में आपको पता तो चल ही गया, जब आपने PYQ सोल्व किए हैं तो आपको पता चल गया कि कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने वाले हैं। जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट आपने कर लिया होगा। तो जब आप हाईलाइट कर लिया है आपने, तो रिवीजन करते टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करना है जो पॉइंट आपने हाईलाइट किए थे लास्ट में जब आपने रीड किया था, उन्हीं को आपको रिवाइज करना है। और प्लस में आपको क्वेश्चंस बैंक लगा लेने हैं। एक हफ्ते के बाद ये काम आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आज अपने चैप्टर रहेगा कल ही आप उसको कर देंगे, नहीं। आज तो अभी आपने पढ़ा है, अभी आपके वो माइंड में है। आपको कब करना है ये काम, जब आपके माइंड से आपको लगे कि हाँ
कुछ थोड़ा सा दिमाग से निकलते जा रहा है, कुछ छूट रहा है, तो आपको ये इस काम को करने में एटलीस्ट आपको 1 हफ्ते का टाइम लग जाएगा। तो 1 हफ्ते बाद अपनी बुक उठाइए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करिए, मेन जो पॉइंट थे उनको आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। इस तरीके से आप इस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट 7 डेज़ में, मतलब आपने जब ये पढ़ा है उसके 7 डेज़ में, और उसके बाद जब आप 15 डेज हो जाएंगे तब आप इसका रिवाइज करेंगे एक बार, और फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, तो 30 डेज हो जाएंगे, मतलब आपको इसको पढ़े हुए 25 दिन या फिर 30 दिन हो जाएं तब आपको एक रिवाइज करना है इसको। तो इस तरीके से ये वाला जो चैप्टर है या फिर कोई भी चैप्टर है जिसका आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाता है। और ये मैंने अपने आप पे प्रूव करके देखा है, सबसे पहले एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को, उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बस मैंने सुना और बस आपको बता दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये खुद अप्लाई किया है, सबसे पहले मैंने इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखा है और उसके बाद ही मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप भी इस रूल को ज़रूर फॉलो करें अगर आप अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी लाना चाहते हो, और दूसरा आप अपनी चीज़ों को मतलब परमानेंट करना चाहते हो। तो अदरवाइज़ आप बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं उनको कितनी बार भी रीड कर लीजिए, आपको बाद में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा हुआ है। अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको अपनी मेमोरी में उनको परमानेंट स्टोर करना है, तो सबसे पहले जो आप रीड कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ें, फिर चैप्टर रिवाइज करें, रीड करें, और उसके बाद फिर PYQs लगाए। और जब आप ये तीनों काम कर लें, उसके 7 डेज, फिर 15 डेज और फिर 25 डेज या 30 डेज के इन बिटवीन कोई भी टाइम पीरियड आप स्टार्ट कर सकते हो। तो उसमें आपको ये 3 रीडिंग्स देनी है और रिवाइज करना है हाईलाइटेड पॉइंट्स को, और उसके बाद आपको क्या करना है, PYQ दोबारा से देखने। तो इस तरीके से वो चीज़ें आपके माइंड में परमानेंट स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने कंप्लीट जो टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके क्या बताऊँ जो सिलेबस है, उस सिलेबस को आप इस तरीके से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात आई रिवाइज करने की, किस तरीके से रीड करना है, आपको किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको रीडिंग देनी है, और उसके बाद कितने टाइम के बाद आपको रिवीजन करना है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे ना, तो आप कितना भी पढ़ ले उसका कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। और लास्ट टाइम में मैं यही बात कहूँगी कि जो गलती मैंने की है उसको आप बिल्कुल भी ना दोहराएं, क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने यही किया था। मैंने पढ़ा काफ़ी बार था, ठीक है, 4 से 5 बार उस चीज़ों को पढ़ लिया था, लेकिन मैं रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा आलस करती थी कि रिवाइज़ करने में का जब टाइम आता था तो मुझे लगता था रिवाइज़ तो क्या ही करना, एक बार पढ़ लिया तो मतलब वो बोरियत सी फील होती थी। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये मान के चले, जब जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे चीज़ों को, उतना ही ज़्यादा आप अपने लक्ष्य की तरफ या अपने मुकाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये गलती मैं कर चुकी हूँ, ठीक है, और ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, मल्टीपल टाइम्स आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे चीज़ें परमानेंट होंगी, और जब आप परमानेंट चीज़ें हो जाएंगी तो आप नेगेटिव मार्किंग से भी बचेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से बचना भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि आप इतने क्वेश्चंस तो कर देते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन वो जब नेगेटिव में नंबर जाते हैं ना, तो आप नेगेटिव में जाने की वजह से उन क्वेश्चंस के नंबर तो कटते हैं, प्लस में जो आपके सही हैं उनके नंबर भी वो खा जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको रिविज़न। कमेंट में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया है कि मैम क्या नेगेटिव मार्किंग से किस तरीके से बचे। तो देखो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं आपको उसी के बेसिस पे ही आपको बता रही हूँ कि नेगेटिव मार्किंग से बचने का एक सबसे बेस्ट तरीका होता है मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। क्योंकि आपने एक बार चैप्टर को पढ़ा है, फिर उसके महीनों 3-4 महीने बाद आपने फिर क्या किया, दोबारा से सिलेबस करते टाइम उसको फिर दोबारा से आपने रीड कर लिया। तो जब फर्स्ट टाइम आपने उसको पढ़ा था तब वो चीज़ें आपके 1 या 2 दिन माइंड में थी, और उसके 3 या 4 दिन बाद आपने 3-4 महीने बाद फिर उसको पढ़ा। फिर आपने जिस टाइम पे पढ़ा तो वो क्या होता है कि आपकी जो टेम्परेरी मेमोरी है उसमें स्टोर हो जाता है, लेकिन उसके 2 या 3 दिन बाद आप दोबारा से भूल जाते हो। रीज़न क्या है, तो वो चीज़ें तब तो याद रहती हैं आपकी, लेकिन वो परमानेंट नहीं हो पाती। और आपको पता है एग्ज़ाम देने के लिए आपकी कौन सी मेमोरी काम आती है, जो आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, क्योंकि आपके पास सिलेबस बहुत बड़ा होता है और टेम्परेरी मेमोरी में आप एक साथ चीज़ों को स्टोर नहीं कर सकते हो। एग्ज़ाम देने के लिए आपकी चीज़ें जो हैं, आपका सिलेबस जो है, आपका मैटर जो है, वो आपके परमानेंट मेमोरी में स्टोर होना चाहिए। उसका एक बेस्ट तरीका है रिवीजन करना। तो मल्टीपल रिवीजन जब आप करेंगे तो वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगा और आपको उस
क्वेश्चन का आंसर है वो 100% आएगा ही आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपने वो टेम्परेरी मेमोरी में रखा है तो आप क्या होगा कि उस टाइम पे एग्ज़ाम में जाके आप वहाँ पे मिस्टेक्स करेंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि यार मैंने पढ़ा हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन उस टाइम पे आप श्योर नहीं होंगे कि विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। तो उस करेक्ट आंसर की खोज के लिए जब आप 4 ऑप्शंस में से 2 को कट कर देते हो, लास्ट में आपके 2 ही बचते हैं, उन 2 में से 1 को चूज करने के लिए सबसे बेस्ट है रिवीजन, क्योंकि रिवीजन करोगे तो ही आप उन चारों में से एक पे ही आप 100% श्योर रहेंगे। और जब आप श्योर रहेंगे तो नेगेटिव होने के तो चांसेस आपके 99.9 क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, 1-2% रहता है वो चलता है, और वो 100% कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सब 100% के अप्रोक्स होता है। ठीक है, तो यही मैं कहूँगी कि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने सिलेबस को मैं कहूँ पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और उनमें रिवीजन का टाइम जो है उसको ज़रूर रखिए। अगर आप हफ्ते में 2 चैप्टर पढ़ते हो तो 2 पढ़ने के बाद 3 पढ़ने या 4 पढ़ने से बेटर है उन 2 को पढ़ो और फिर उनको अच्छे 2 लास्ट वालों को रिवाइज कर लो। ठीक है, तो 4 नए पढ़ने से बेटर है 2 नए पढ़ो और 2 लास्ट को रिवाइज कर लो, ताकि वो परमानेंट स्टोर हो जाए। और लास्ट में यही रहेगा कि आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे चीज़ें परमानेंट होंगी, और परमानेंट होने के बाद ही आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हो। सिर्फ यही एक तरीका है, क्योंकि उस टाइम पे आप बिल्कुल 100% श्योर हो जाते हो, नेगेटिव होने का कोई चांस ही नहीं बचता है। ठीक है, और अगर आपको आएगा तो वो 100% आएगा, और नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो यही रहेगा। अब क्या होता है कि जब हम एक बार चीज़ों को पढ़ते हैं, सिलेबस को एक बार कवर करते हैं, फिर 2 बार कवर कर लेते हैं, 3 बार भी कर लेते हैं, 4 बार, लेकिन आपका सिलेबस पढ़ने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही गलत है। आप एक बार सिलेबस को कर लेते हो, स्टार्टिंग करते हो, अब मान के चलो कि 6 महीने बाद आपका पूरा सिलेबस कवर होता है, तो आप इस 6 महीने के टाइम पीरियड में पीछे वालों को देखते ही नहीं हो। जब आप दोबारा से उसको सिलेबस को कवर करने की सोचते हो तो क्या होता है, फिर आप स्टार्टिंग से एंड तक जाते टाइम आपको 6 महीने फिर लग जाते हैं। 6 नहीं तो कम से कम ये मान के चलो कि 4 या 5 महीने लग जाते हैं, तो फिर आप लास्ट वालों को बिल्कुल भी नहीं देखते हो। तो उसमें क्या होता है कि आप जब भी आप सिलेबस को कवर करने की सोचते हो तो एक नए तरीके, मतलब एक नई शुरुआत ही करते हो, क्योंकि 4 या 5 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा सा टाइम होता है। अगर आपने एक चीज़ आज पढ़ी है और अगर आप उसको 4 या 5 महीने बाद पढ़ेंगे तो आपके लिए नई जैसी ही है। ये मत सोचना कि मैं उस सिलेबस को दोबारा पढ़ रही हूँ तो ये मेरा रिवीजन है, नहीं, वो रिवीजन बिल्कुल भी नहीं है। 4 या 5 महीने के गैप में चीज़ें अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं, और उसको दोबारा तैयार करने में आपको मान के चलो उतने ही एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं। पहले टाइम में आपने 100% एफ़र्ट किए तो दोबारा भी 100 नहीं तो मान के चलो कि 97 या 98% एफ़र्ट्स तो आपको देने ही पड़ेंगे। डिफरेंस कितना है, सिर्फ ये 2-3% का होता है, या मान के चलो सिर्फ 5% का ही डिफरेंस होता है जब आप सेकंड टाइम उसको अगर इस तरीके से पढ़ते हो तो इस तरीके से आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। बिना स्ट्रेटेजी के कुछ भी नहीं होता है, चाहे आप कितनी भी मेहनत करते रहें, कितना भी सिलेबस पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन करना, और रिवीजन को भी एक प्रॉपर टाइम इंटरवल पे करना। ठीक है, जब तक आप प्रॉपर टाइम इंटरवल पे नहीं करेंगे तो उस रिवीजन का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप टॉपिक को पढ़ें उसके बाद उस टॉपिक को जैसे आज पढ़ा है तो हो सके तो उसको रात को एक बार ऐसे सरसरी तौर पे देख लें कि मैंने आज ये पढ़ा है, तो वो चीज़ें आपके माइंड में आ जाएंगी। उसके बाद 7 दिन पे आपको वो करना है, फिर उसके बाद 15 डेज़ पे और 25 डेज़ पे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि आपका 3 टाइम रिवीजन हो जाएगा, तो आपके पास जो चीज़ें हैं वो आपके स्टोर होना शुरू हो जाएंगी, और आप अपने ये मान के चले कि 3 बार ही आप अपने सिलेबस को रिवाइज़ कर चुके हैं, लेकिन वो आपने लॉन्ग टर्म में ना करके शॉर्ट टर्म में किया है, शॉर्ट टाइम इंटरवल पे किया है, तो वो आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगे। देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगर पहले आप सोच रहे थे कि आपने पहले सिलेबस को कवर किया विद इन 6 मंथ, उसके बाद सेकंड रिवीजन आपने दिया विद इन 4 या 5 मंथ्स, और थर्ड आपने दिया 3 to 4 मंथ्स। ठीक है, तो 3 बार तो आप रिवाइज कर चुके हो, लेकिन वो एक बहुत लंबे टाइम इंटरवल पे आपने किया, तो उसका कोई यूज नहीं है, उसका कोई मतलब बेनिफिट नहीं है, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन करते टाइम बिल्कुल भी आलस ना करें कि रिवाइज करना बहुत बोरिंग हो जाता है। मैं मानती हूँ पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, क्योंकि मैं रिवाइज नहीं करती थी, और रिवाइज ना करने के नुकसान भी बहुत होते हैं। ये आप जब अपने एग्ज़ाम देते हो तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाता है, क्योंकि बताने की ज़रूरत नहीं होती। एग्ज़ाम हॉल में जब जाते हैं तो और उससे बाहर आते हैं तो हमें अपनी गलतियों का एहसास खुद ब खुद वो क्वेश्चन पेपर अपने आप बता देता है कि आपने
पास्ट में क्या किया है और कौन सी गलतियाँ थी जो आपने की थी और उनको आपको बिल्कुल भी नहीं दोहराना है। ठीक है, तो जो गलतियाँ मैंने की है मैं यही चाहती हूँ कि वो गलतियों को कोई भी ना दोहराएं, और जिन गलतियों पर काम नहीं करना हमें, जो गलतियाँ हमने लास्ट में की थी उन्हीं को सुधारना है, उन्हीं को ही सही करना है और अपना सिलेक्शन कराना है। तो अगर आप अपना भी सिलेक्शन कराना चाहते हैं तो ये गलतियां ना दोहराएं, और आपने जो भी अपने लास्ट पेपर दिया है उसमें जो भी गलतियां की हैं उनको सुधारें और उन गलतियों को ना दोहराते हुए आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि जो मेहनत होती है वो एक दिन अपना रंग ज़रूर दिखाती है। देर है सवेर है लेकिन अंधेर नहीं है। ठीक है, तो अपनी स्टडी में लगे रहें, बने रहें और डेडिकेशन के साथ अपना काम को करते रहें। तो आज का जो ये व्लॉग है, इस व्लॉग में मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और सबको यही कहूँगी कि जो अपना माइंडसेट है उसको अच्छे से बना के रखिए, क्योंकि माइंडसेट इज़ एवरीथिंग। क्योंकि आपका माइंड जो है वही है जो सब कुछ आपको अपने टारगेट की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस।